हाय एवरीवन, मॉडल सेट कर रहे थे हम लोग, मॉडल सेट नंबर 3 और इसमें से क्वेश्चन नंबर जो है 9 तक किए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 में कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन दिए हुए हैं, उसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन। तो देखो, एक जनरल सा रिएक्शन हम बता देते हैं कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा हो सी प्लस डी, जहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट्स हुए, फॉरवर्ड रिएक्शन को लिया जाए तो सी डी प्रोडक्ट्स हुए। ये जो कैपिटल सी का कॉफिशिएंट है स्मॉल सी या नंबर ऑफ मोल इंडिकेट करेगा इसके लिए, उसी प्रकार से या स्मॉल डी इसके लिए, वैसे ही स्मॉल ए कैपिटल ए का यहाँ नंबर ऑफ मोल इंडिकेट कर रहा है, इसको हम लोग स्टेक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो जब ऐसे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ हो और इसके लिए हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टर्म में एक्सप्रेस होता है। एक Kc, जहाँ C जो है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में भी मोलर कंसंट्रेशन माने मोलैरिटी, और केमिस्ट्री में जहाँ मोलैरिटी हो तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट किया जाता है। और दूसरा Kp होता है, P यहाँ पार्शियल प्रेशर है। दो टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक, जनरली हम लोग Kc टर्म यूज करते हैं। तो जब इसके लिए आप Kc लिखोगे तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन C, कॉफिशिएंट जो है स्मॉल सी चला जाएगा पावर में। उसी प्रकार से यहाँ D और इसका जो कॉफिशिएंट है स्मॉल डी वो भी चला जाएगा पावर में। सेम वे में यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A ई चला जाएगा ऊपर, वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ B और ई चला जाएगा ऊपर, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को जब पार्शियल प्रेशर Kp के टर्म में लिखोगे तो यहाँ ब्रैकेट नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C का पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D का पावर D, फिर यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ A का पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B का पावर B। ऐसे दोनों सही है। अब Kc के टर्म में लिखो तो ऐसे, Kp के टर्म में लिखो तो ऐसे। मतलब रिएक्शन यदि गैसियस फेज में हो रहा है तो जनरली प्रेशर आता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर सॉल्यूशन फेज में हो रहा है तो Kc का। क्वेश्चन में यहाँ वैसा कुछ मेंशन नहीं है, हालांकि जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें मैक्सिमम स्पीशीज गैसियस फॉर्म में है, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। और नहीं मेंशन है तो आप Kc के टर्म में लिखो चाहे Kp के टर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन हम बताए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अब जो रिएक्शंस दिए हुए हैं उसमें आते हैं हम लोग। सबसे पहला रिएक्शन दिया हुआ है N2 गैस से 3H2 गैस मिल करके बन रहा है 2NH3 गैस। रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके लिए लिखना हो तो सबसे पहले Kc के टर्म में क्या था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन C और D, तो C और D यहाँ नहीं है, बस एक ही प्रोडक्ट है NH3, तो लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ NH3, कॉफिशिएंट 2 है तो पावर में चला जाएगा बाई रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में पहले तो नाइट्रोजन है, कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1, फिर यहाँ हाइड्रोजन है, कॉफिशिएंट 3 है तो 3, मल्टीप्लिकेशन में। इसी को जब Kp के टर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ प्रेशर ऑफ NH3 का यहाँ होल 2, वैसे यहाँ प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 का 3, दोनों सही है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सही है। ऐसा सेकेंड रिएक्शन दिया हुआ है H2 गैस प्लस I2 गैस मिल करके बना रहे हैं 2HI गैस। ऐसा तो इसके लिए भी लिखोगे Kc, तो वहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HI, प्रोडक्ट है, पावर 2, फिर कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ I2 पावर 1, कॉफिशिएंट 1 1 है ना,
या फिर Kp वाला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का पावर 2, फिर यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। ऐसा ऐसे करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो भी ऐसा ही कर लेंगे हम लोग, समझ गए ना। तो कोई भी रिएक्शन आए और उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो बस यही पैटर्न को फॉलो करना है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का, एक से ज़्यादा होगा तो सबके कंसंट्रेशन को जो है आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 10। अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है वह रिपीटेड है, पहले भी ये दोनों टर्म आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से डिफाइन करना है इनर्ट पेयर इफेक्ट को, और सेकेंड नंबर में डिफाइन करना है कैटेनेशन को। तो डेफिनेशन तो नोट्स में है, उसको रटेंगे। है क्या, ये दोनों टर्म ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वह इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनर्ट हो मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि रूल जो है बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है वह कहता है कि एक एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। बावजूद इसके कुछ वैसे हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिसके वैलेंस शेल में एस सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वे एस सबसेल के ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वही जो एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे कि PbCl2 और PbCl4 दोनों में अधिक स्टेबल कौन है, मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन था। Pb का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, यहाँ +4 है। कन्फिग्रेशन की बात करोगे एटॉमिक नंबर 82 होता है, तो लास्ट में आएगा 6s2 6p2, लास्ट में यही आना है। उस हिसाब से देखोगे तो वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग का कंसेप्ट बोलता है भाई कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग में चारों इन्वॉल्व होंगे, तो उस हिसाब से बनेगा PbCl4। लेकिन ये जो 6s का 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगते ही नहीं हैं, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसके पास जो चार्ज पहुंचता है ना बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन उसका अधिक होता है, इसलिए वे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बचे अब 6p के 2, तो यही 2 इन्वॉल्व होंगे। तो अब जब यही 2 इन्वॉल्व होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 शो करेगा। सो ड्यू टू दिस इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, दिस PbCl2 इज मोर स्टेबल दैन PbCl4। ऐसा, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, समझ गया ना, कि किसी भी एलिमेंट में वैलेंस शेल का एस सबसेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ए बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। रीजन कि उनके पास चार्ज ज़्यादा पहुंच जाता है इसीलिए। और यही 2 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्डिंग में भाग ना लेना और उसके चलते ये जो चेंज करते हैं प्रॉपर्टी, यही कहलाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। कैटेनेशन हम लोग जान चुके हैं कि एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम एक के बाद एक लंबा चेन में जुड़ते जाए, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। यह यूनिक प्रॉपर्टी होता है कार्बन में। आप ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन को नहीं जोड़ सकते हो, ऐसे आप बहुत सारे नाइट्रोजन को नहीं जोड़ सकते हो, ऐसे आप बहुत सारे सल्फर को भी नहीं ही जोड़ सकते हो जितना कार्बन जोड़ पाओगे। तो रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है इस कार्बन का स्मॉल साइज और इसके बीच के बॉन्ड का स्ट्रेंथ, मजबूती। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन एटम का साइज छोटा है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के चलते ऐसे कई कार्बन एक दूसरे में आपस में जो है जुड़ते जाते हैं। अच्छा, एक बात आप बोल सकते हो यहाँ से कि जैसे कार्बन है भाई ग्रुप नंबर 14 में, ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 16 में, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज घटता है, और जब एटम का साइज घटेगा तो जो बॉन्ड का लंबाई है वो भी घटना चाहिए। मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से छोटा होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड।
और जब बॉन्ड छोटा होना चाहिए तो मजबूत। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। क्यों? तो यहाँ तो पूरा जो है सो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है, एटम का साइज घटने से बॉन्ड का लंबाई घटता है, और बॉन्ड छोटा हो मतलब ज़्यादा मजबूत होगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर देन दिस कार्बन कार्बन, बट रियलिटी इज जस्ट रिवर्स। दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल। क्यों? तो इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि जब कार्बन के बीच ऐसे बॉन्ड बनता है तो कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं बचता है, लेकिन जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ऐसा बॉन्ड हो तो यहाँ लोन पेयर बचेगा। 2 लोन पेयर बचे या 3 बचे, जो भी ऐसे करके आगे बढ़ेगा तो 2 लोन पेयर बचेगा। और ये जो लोन पेयर बचते हैं ना, ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये लोन पेयर जब रिपेल करेंगे तो उसी के चलते बॉन्ड पेयर भी दूर जाता है और ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। छोटा होने के बजाय बॉन्ड का लंबाई जो है बड़ा हो जाता है, अधिक हो जाता है इस बॉन्ड का लंबाई, इसलिए जो है कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है कि कैटेनेशन कार्बन ही क्यों शो करता है, ऑक्सीजन वगैरह क्यों नहीं, तो बॉन्ड कमज़ोर होगा उस सबका। इसीलिए कार्बन पे ही इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचता है, बाकी कोई भी एलिमेंट को कैटेनेशन से जोड़ोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा, लोन पेयर, और लोन पेयर का रिपल्सन के चलते बॉन्ड को जो है क्या करता है, वीक कर देता है, कमज़ोर। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्पीसीज दिए हुए हैं, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। पूछा है कि इसमें से कौन जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा और क्यों। विच स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड फाइव, कि कौन सा स्पीसीज इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, शायद पिछला मॉडल सेट में था, कि डिस्प्रोपोर्शनेशन मीन्स सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, और सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि कोई सिंगल एलिमेंट का जो है मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। यदि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट का 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो पा रहा है तो वैसे रिएक्शन को सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या ट्रिक है, कैसे पता करेंगे? तो देखो, इस सब स्पीसीज में जो है सेंट्रल एटम क्लोरीन है, ठीक। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा वह क्लोरीन का ही चेंज करेगा। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +1 आएगा, इसका मानोगे x, ऑक्सीजन का होता है -2, टोटल चार्ज है -1, तो इक्वेट कर दोगे तो उस तरह से +1, यहाँ आएगा +3, यहाँ आएगा +5 और यहाँ आएगा +7, ऐसे। अब यदि क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम होता है +7। क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, ठीक। तो कोई भी स्पीसीज जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ही दोनों के बीच में हो, बिटवीन -1 से +7, तो इसके बीच का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसको घटा भी सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन, घट जाएगा तो रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाएगा उसी का, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया मतलब कि वही डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, ठीक। तो उस हिसाब से देखोगे तो ज़रा बतलाओ तो कि इसमें से कौन कौन शो करेगा। तो यहाँ +1 है, ये शो करेगा क्योंकि +1 को घटा करके -1 करोगे, 0 करोगे तो इसका हो जाएगा यहाँ से रिडक्शन, और इसी +1 को बढ़ा करके +3 कर दोगे, +5 कर दोगे तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस सिंगल स्पीसीज का रिडक्शन भी किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन भी किया जा सकता है, मतलब सेल्फ रेडॉक्स हो सकता है।
वही चीज़ यहाँ है +3 है, तो +3 को घटा करके -1 तक ले जा सकते हो, इसको बढ़ा करके +7 तक, तो यहाँ भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। वैसे यहाँ +5 को घटा करके -1 तक बढ़ा करके +7 तक होगा। लेकिन यहाँ तुम +7 को घटा करके -1 तक ला सकते हो, मतलब इसका केवल रिडक्शन कर सकते हो। +7 को बढ़ा करके कहाँ जाओगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 ही होता है इसका, तो इसको बढ़ा करके आप आगे नहीं जा सकते हो, मतलब इस स्पीसीज का आप ऑक्सीडेशन कभी नहीं कर सकते हो, केवल क्या करोगे, रिडक्शन। और जब इसका केवल एक ही चीज़ हो पा रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसका मतलब कि यह सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ गए बात को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी को कई तरीके से पूछ सकता है कि जैसे मान लो दे देगा HNO2 और दे देगा HNO3 और बोलेगा बताओ दोनों में से कौन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। तो यही काम करना है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ नाइट्रोजन का निकालोगे +3, यहाँ +5। अब नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है, मैक्सिमम +5 होता है, ऐसा। तो यहाँ ये जो तुम +3 वाला देख रहे हो, ये तो इसके इंटरमीडिएट में आ गया, तो +3 को घटा करके -3 ला सकते हो, मतलब रिडक्शन कर सकते हो, तभी काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और जब ये +3 को बढ़ा करके +5 कर दोगे ऑक्सीडेशन, तभी काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। दोनों काम कर सकता है। लेकिन ये जो HNO3 है +5, इसको तो तुम बहुत भी करोगे तो केवल घटा सकते हो, मतलब इसका रिडक्शन कर सकते हो। और जब इसका रिडक्शन करोगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। +5 को तुम बढ़ा तो नहीं सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, बढ़ा नहीं सकते हो, माने ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हो, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। उल्टा होता है ना, पता है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें भी वही तरीका है कि कोई भी स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम तभी करेगा जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट हो, मतलब उस एलिमेंट का जो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तभी वह दोनों शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो था, इसमें से मात्र एक स्पीसीज है ClO4- जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, और बाकी इन सारे का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। ठीक है। सो एनी एलिमेंट विच हैज ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट ऑफ इट्स लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एग्जिबिट और शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बाकी लैंग्वेज नोट्स में लिखा हुआ है, देख लोगे, समझ गए क्या है इसमें मेन बात। सो ऐसे ही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं, उस पर नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे वुड्स रिएक्शन, और दूसरा है इसमें फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हम लोग पिछला सेट में शायद किए थे। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हेलाइड को हीट किया जाता है सोडियम मेटल से, ऐसा। मीडियम ड्राई ईथर होता है, मतलब एनहाइड्रस ईथर, जो ईथर लिया जाता है उसमें वाटर का अंश नहीं होना चाहिए। तो ये अल्काइल हेलाइड आपस में मिल करके हाइयर अल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ दिस सोडियम हेलाइड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। कि द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर मीडियम टू फॉर्म हाइयर अल्केन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। वुड्स नाम है, ठीक। अब यह रिएक्शन कई मायने में इम्पॉर्टेंट भी है, कई मायने में यह फेल भी कर जाता है। क्या सो समझो, यह जो R और R' है, यदि ये सेम हुए, मतलब कि जो स्पीसीज यहाँ है वही स्पीसीज यहाँ हो। अब यहाँ मिथाइल है तो यहाँ भी मिथाइल, यहाँ इथाइल है तो यहाँ भी इथाइल, ऐसे। तो उस केस में भाई एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जब R और R' सेम हो तब। लेकिन जब वही R और R' डिफरेंट हो तो 3 प्रोडक्ट बनेगा। 3 प्रोडक्ट बनेगा। एक बनेगा जिसमें दोनों R कंबाइन करेगा,
एक बनेगा जिसमें दोनों आर डैश कंबाइन करेगा, और तीसरा बनेगा जिसमें एक आर और एक आर डैश होगा। मतलब बताए थे इसका कि जब इस रिएक्शन को आप करोगे, प्रैक्टिकली समझोगे, तो भाई एक मॉलिक्यूल गिन करके लेना पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक मोल लेते हैं, और एक मोल का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर के बराबर। मतलब कि इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे RX के और इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे R-X के। ठीक, तो चूँकि बहुत सारे मॉलिक्यूल इसका है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसका भी है, तो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि इसके साथ कंबाइन ना करके आपस में ही कर जाए, तो यहाँ से फिर एक प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी प्रकार से ही इसके साथ ना कंबाइन करके आपस में ही कंबाइन कर जाए तो एक प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। और कुछ मॉलिक्यूल हो सकता है कि एक इसका मिले तो एक प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। मतलब यहाँ से ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, दोनों क्रॉस वाला, यहाँ से दोनों डॉट वाला, और यहाँ से एक डॉट और एक क्रॉस वाला। लेकिन जब दोनों सेम ही रहेगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो जब अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उस केस में जब ऐसे 3-3 अल्केन बनता है, तो फिर ऐसे अल्केन का जो सेपरेशन है ना, इज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है अल्केन को अलग करना। इसीलिए जो है इस केस में यह वुड्स रिएक्शन उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाता है। जब अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना हो, हाइयर कार्बन का अल्केन बनाना हो, तब समझ गए। तो वुड्स रिएक्शन यही है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर मीडियम में हाइयर अल्केन बनाना। बेनिफिशियल है, रिएक्शन ठीक है जब अल्काइल हैलाइड सेम हो, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, बढ़िया यील्ड हो सकता है। लेकिन जब अलग अलग अल्काइल हैलाइड होंगे तब परेशानी है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मोर देन वन टाइप ऑफ अल्केन आर फॉर्म विच आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। समझ गए बात को। तो सेम रिएक्शन क्लास 12 में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहाँ और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। बस अभी एग्जाम में आया तो नोट्स जो लैंग्वेज दिखाया गया है और यह रिएक्शन याद रखोगे। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पे नोट्स लिखने आए तो लैंग्वेज के साथ ऐसा इक्वेशन लिखना अनिवार्य है। लैंग्वेज छूट भी गया तो चलेगा, इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा तभी मार्क्स आएगा, इक्वेशन मस्ट है। नेक्स्ट है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है? फ्राइडल और क्राफ्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है। इसमें से किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव से जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो, जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो। तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेसिकली हम लोग बेंजीन से फैमिलियर हैं, तो बेंजीन लेके चलें। बेंजीन का प्रत्येक कार्बन में ऐसे एक हाइड्रोजन है, सब में एक हाइड्रोजन है। अब इसका रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड से, RX अल्काइल हैलाइड है, लेविस एसिड कैटलिस्ट होना अनिवार्य है, एनहाइड्रस AlCl3। तो ऐसा यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होता है, बेंजीन का हाइड्रोजन हट करके उसके जगह अल्काइल जुड़ता है, ऐसा HX बाहर, और यही रिएक्शन कहलाता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सो द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ अल्काइल हैलाइड in the presence of a Lewis acid catalyst such as anhydrous AlCl3 to form corresponding alkyl benzene is known as Friedel Crafts alkylation। काफ़ी डिटेल में जो है इसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन किया जा चुका है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैकेनिज्म वाले चैप्टर में। तो वहाँ जाओ पढ़ो उसको, या पढ़े होगे तो याद आ ही रहा होगा, वहाँ मैकेनिज्म भी बताया गया है इसका। तो अभी मैकेनिज्म से तो मतलब नहीं है, बस अभी नोट्स लिखने पूछा है, तो नोट्स में यही लैंग्वेज और ऐसे एक इक्वेशन लिख देना है कि द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल बेंजीन इज नोन एज फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखो लैंग्वेज बनाना बड़ा आसान है, देखो इसके और इसके लिए एकदम एक जैसा लैंग्वेज हम बोलेंगे, समझना। द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर मीडियम टू फॉर्म हाइयर अल्केन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। मतलब ये वर्ड रहेगा, द रिएक्शन ऑफ खाली जगह विथ दिस वन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टू फॉर्म दिस इज कॉल्ड। बस यही 4 जगह को भरना है, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ क्या भरेंगे? द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडियम टू फॉर्म हाइयर अल्केन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। इसके लिए क्या भरेंगे? द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन इज कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये लैंग्वेज कॉमन है, बड़ा ही कॉमन सा लैंग्वेज है, बस खाली जगह में यहाँ अलग अलग चीज़ को बढ़ते जाना है।
बाकी कुछ नयापन इसमें नहीं है। समझ गए ना, एकदम कॉमन लैंग्वेज है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को लिखने का। स्टेटमेंट लिखो, इक्वेशन याद रखो, काम हो जाना है। ऐसे कोई भी रिएक्शन इसके अलावे भी देखोगे नोट्स में, मार्कोवनी-कॉप्स एडिशन, एंटी मार्कोवनी-कॉप्स एडिशन, सेटजेफ रूल, इन सारे नेमिंग रिएक्शन को भी आप करोगे एग्जाम में, वे सभी भी आ सकते हैं। अभी बस वुड्स और फ्रेडल क्राफ्ट दिया है ना, एग्जाम में मार्कोवनी-कॉप्स वगैरह टाइप का भी आ सकता है, चलिए नोट्स से एक बार उसको ज़रूर देखोगे। इस ग्रुप में एक अंतिम क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइन। बोला है कि यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। तो क्यों नहीं है वही बतलाना है। अरे भाई, तो सिंपल सी बात है कि एरोमेटिक होने के लिए वह हकेल रूल के क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। हकेल रूल के 4 क्राइटेरिया थे, साइक्लिक होना, प्लानर होना, पाई इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, इस रेंज का, और चौथा डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ये 4 चीज़ यदि फॉलो हो रहा है तो एरोमेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहला साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लानर मतलब कि प्रत्येक कार्बन एटम और हेट्रो एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो देखो डबल बॉन्ड का कार्बन है sp2 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 sp2, ठीक। लेकिन यहाँ जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इधर एक इधर, तो 4 के लिए एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, सिग्मा 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 सिग्मा, अगल बगल 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। sp3 में प्लानर तो नहीं होता है, टेट्राहेड्रल होता है जो कि 3D शेप है, मतलब यह मॉलिक्यूल ओवरऑल प्लानर नहीं है। तो यहीं फेल हो गया, तब आगे देखने का ज़रूरत भी नहीं है, चारों फुलफिल होना चाहिए। एक आध को भी गड़बड़ हुआ तो काम नहीं करेगा फिर। तो एक तो ये गड़बड़ी हो गया कि यह सिस्टम प्लानर नहीं है, मतलब इसके लिए आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनेगा कि ई जो है, ई 1 2 3 4 एटम प्लेन में होगा और 5वां एटम ऐसे ऊपर में रहेगा, ऐसे। इसका सही स्ट्रक्चर ऐसा है, ई चारों प्लेन में है और ई जो है एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन हो जाएगा, प्लानर नहीं होगा ये, ऐसे। तो प्लानर होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो हकेल रूल में बताया गया है, अभी बस एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। उसके अतिरिक्त यहाँ देखोगे तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड्स, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 कहाँ होना चाहिए, 2 चाहे 6 चाहे 10 ऐसे, तो ये 4 आ जा रहा है तो नहीं है फिर। तो हकेल रूल के जो क्राइटेरिया है उन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है या कंपाउंड, मात्र एक क्राइटेरिया को फुलफिल किया है कि साइक्लिक है। ना तो यह एक प्लानर सिस्टम है, ना ही इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ई सब के बराबर है, और जब ई दोनों नहीं है तो डीलोकलाइजेशन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल हकेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है या कंपाउंड, इसलिए यह एरोमेटिक नहीं है। हकेल रूल के इन चारों क्राइटेरिया को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है, शायद मॉडल सेट 1 में था वहाँ से, तो इसको देख करके जो है ना आप अच्छे से जो है कर लोगे। तो इस तरह से इसमें सेकेंड टाइप तक का जो क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप वहाँ तक किए। अब एक पोर्शन इसमें बच जा रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।